हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत बहुत जल्दी में है और क्यों ना हो। 24 घंटे रह गए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में और अभी तक मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अब से कुछ देर पहले एक इजलास ख़त्म हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में, जिसको 5 बजे से जो चल रहा था, जिसमें एक आप लोगों ने आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बनाया हुआ है, कल तक इस मामले का हल निकाल लें वरना हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये भी उन्होंने बात की साथ में कि यार ये जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह की नोटिफिकेशंस को ड्राफ्ट करना, उनकी भी जरिए से आप चेक करवा लें। सही बात। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, ये जो तुमने कहा ना, ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि डिग्रीज को चेक कर लेना चाहिए। इसलिए कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हर सूबाई महकमे से लेके हर वफाकी महकमे तक सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नायाब स्पीशी है वो है एक्सपीरियंस ड्राफ्ट्समैन। ज़्यादातर जो महकमे हैं उनमें जो पुराने ड्राफ्ट्समैन थे 30-35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो चुके, चूँकि नई पौध जो है वो नहीं तैयार हो सकी, इसलिए उन बेचारों को दोबारा उन्हें इंडक्ट करना पड़ा। उनको एक्सटेंशन दी जाती है? नहीं, एक्सटेंशन नहीं। अच्छा। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं कि भाई साहब आपकी वजह से इस मिनिस्ट्री का या इस महकमे का कारोबार चलेगा, खुदा के वास्ते आप नहीं जाइएगा। यार कई हार्ड ड्राइव में पुरानी कॉपियां नहीं पड़ी होती। अच्छा, मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ ना, ये काम ड्राफ्ट्समैन जो हैं वो कर सकते थे, उन्हें ज़बानी याद है ना, 30-35 साल का उनका तजर्बा होता है कि किस तरह हुआ है। दूसरी बात यह है भाईजान, अब तक जितनी भी एक्सटेंशन या इस तरह की समरियाँ जाती हैं वो सारी की सारी कैबिनेट डिवीज़न के रिकॉर्ड में या मुख्तलिफ डिवीजन्स के रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। यार खुदा के वास्ते उन पुरानी समरियों को बतौर स्पेसिमेन निकाल के सामने रख के ड्राफ्ट्समैन को देते कि यार इसको जरा ठीक कर। मतलब कयानी का नाम क्या, ये इतनी उस्तादी की जरूरत क्यों थी? आबिद कश्मीरी का बड़ा हुए किसको कह रहे हो। तो जनाब मेरी एक वज़ीर से बात हुई अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि जनाब जब ये हमारे पास आई थी समरी, तो समरी तो किसी ने नहीं पढ़ी और सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूव करके तो दे दिया। अब आप सोचें कि एक खसूसी इजलास सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हो रहा है। या पता मुझे क्या याद आ रहा है? हाँ, वो आपने इंटरनेट पर मीम देखी होगी ना, यू हैड वन जॉब। हाँ, मुझे यू हैड वन जॉब वाली मीम याद है। ओह गॉड, दिस इज इवन हाफ अ जॉब। जैसे वो सब कह रहे हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पुराने एक काम और साला एक काम मरवा भी सकता है, जो है ना वो बड़ा मसला है। आज के मुशावरती इजलास में कहा यह जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद भी आए, वो भी शरीक हुए। तो मेरे ख्याल में वो भी कह रहे होंगे कि यार खुदा के लिए, मतलब यार अगर एक्सटेंशन यार खुदा करे कि ये जो तीसरी समरी है कल चीफ जस्टिस साहब कबूल फरमाए, वरना बड़ी बिस्ती है। नहीं देखिए, अंत बिस्ती, अंत किस्म की। और मसला ये है कि मीटर मतलब टूट जाएगा। आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद नई समरी बनती है और वो समरी जब अदालत में आती है तो अदालत कहती है कि भाई ये क्या है यार, कम से कम खुदा के लिए कोई तो काम कर ले। वैसे अदालत चाहे तो अपना ड्राफ्ट्समैन भी दे सकती है सर, फिर वो खुद ही लिख दें, खुद ही लिख दें। हाँ, तो वो आज मैंने सुना, क्या इधर आओ बेटा, इसको ऐसे कॉमा इधर आता है। आज कई हुकूमती वज़रा, जिसमें ज़ाहिर है आपको पता है सुकरात जो है फैसल वाडा साहब, वो आए, उन्होंने कहा यार ये ऐसा क्यों नहीं कोट कर सकती कि अगर वो कह रही है एतराज़ है तो हम तो तैयार हैं, हमें बता दें कि क्या किस तरह क्या लिखना है। गलत बात तो नहीं तो की, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए आपको अदालत में ये चीज़ कहनी पड़ेगी। में आप कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलती तो नहीं हुई, कल जो कुछ हुआ वो गलती नहीं थी। तो इतने सारे संता बनता गलती नहीं थी तो फिर सही करने की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, और यही बात चीफ जस्टिस उनको ही कोट कर रहा हूं। इतने सारे संता बनता सिंह और पिंक पैंथर्स वगैरह जो हैं उनके दरमियान तो यही होगा। आपने हम्टी डम्टी का सुना है ना कभी? हम्टी डम्टी sat on a wall. Humpty Dumpty had a big fall and all the king's horses and all the king's men couldn't put him back together again। नहीं यार, तो देखो ये सारी मिसालें आपके सामने हैं यार। ये मतलब हमारी आर्ट और लिटरेचर और कल्चर, मतलब हमारा कल्चर नहीं, चलो गोरों का कल्चर, लेकिन कल्चर का हिस्सा है। लेकिन सीखता कौन है भाई? चला, तो जब आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट में मुद्दत और दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं है। बार बार वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब आप जब तोसी का नोटिफिकेशन लगा रहे हैं तो आप ये दोबारा तैनाती किसके जहन में फंसी हुई है ये?
क्योंकि आपने तौसी देनी, सिंपल कहना है कि एक्सटेंशन आपने देनी है, तो ये रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ कहाँ से आ रहा है? क्योंकि रीअपॉइंटमेंट की समरी जा रही है वज़ीर आज़म हाउस से सदर प्रेसिडेंसी तक बार बार जा रही है। जी हाँ, दो दफ़ा तो जा चुकी है, और वहाँ से जो सदर के पास से समरी नोटिफिकेशन निकल रहा है वो तौसी का निकल रहा है। मेरा तो ख्याल है कि दो जो बैठे हुए हैं सरकारी अफसर प्रेसिडेंसी और PM उन दोनों को मिला दें कि एक दफ़ा आप पहले मुक लें कि यार ये करना है। इट्स सो सिंपल, लेकिन यहाँ इसलिए तो मुझे डर लगता है क्योंकि इतना सिंपल काम था। हाँ। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसका क्या किया हुआ है, चैंपियन बैठे हुए। I mean, देखो अब एंड में मतलब जो आपके हैं AG साहब वो किस पॉइंट पर आ गए कि सर देखें जो कानून की जो छड़ी है ना उसमें थोड़ी सी अब पता है आखिरी ऑप्शन क्या है? अटॉर्नी जनरल कल क्या करें? तीनों समरियां अदालत के सामने रख दें, सर इसमें से जो पसंद है वो उस पर फैसला करें। अब यही कसर रह गई। वो भी होता है ना, आपने वो भी गेम देखी है ना कि किस चीज के नीचे बॉल है। वही खेल लो यार। सही बात। I mean why not? I mean पहले भी सबकी गेम ही बनाई हुई है ना यार, तो एक्चुअल गेम कर। आज वो जो आपके दोस्त हैं रियाज हनीफ राही, वो दोबारा नमूदार हो गए। नहीं देखें सर, थैंक यू कि आपने उनकी ये जो असल हीरो हैं सर, जो मरकजी किरदार है बेचारा, उसका तो कोई पूछ ही नहीं रहा। उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। वो गायब जो मतलब उनके जिंदगी का शायद सबसे बड़ा दिन था ये। हाँ कि मतलब बंदे ने अपनी लाइफ में मेरे ख्याल को 50 पिटिशनें तो डाली हुई हैं। ये पहली और शायद आखिरी पिटिशन, सीरियल पिटिशनर है जो इनकी एक्चुअली टेक अप हुई है, और उस पे एक्शन भी हो गया। इतना एक्शन हो गया कि उनका खुद हालत थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही है। ये आज मैंने ये वीडियो देखा था नया दौर मीडिया पर, और मेरे ख्याल मतीउल्लाह जान, शायद आवाज से तो मतीउल्लाह जान लग रहे हैं, उनसे सवाल करें, देख लीजिए। सुनो, गुस्सा किया था आपने सर कल भी, क्या आपने दरख्वास्त दी है वापस लेने के लिए अपनी आईनी दरख्वास्त? अब तो वापस लेना ले, बात एक ही है ना। राय साहब किसके कहने पे दरख्वास्त दी थी और किसके कहने पे वापस ली है? क्या कर रहे हैं? कानूनी पॉइंट था, कानून हाईलाइट किया था, और मेरी कोई जातियात है किसी से? तो फिर वापस क्यों ले लिया आपने? किसी ने आपको डराया धमकाया? क्यों परेशान है आप? ना, मैं तबसरे नहीं करना चाहता। क्या आप क्या किसी ने धमकी लगाई है? आप परेशान क्यों है? आप सर कल बेंच के अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद आप अदालत में सामने पेश नहीं हुए। देखें हिस्टोरिकल कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब ये ना होते तो मतलब यार, लेकिन एक लफ्ज जो इसने बोला वो बड़ा मजेदार। कौन सा? कोर्ट। हाँ, कोर्ट नहीं मसले। मुझे लगता है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल और फरूक नसीम की हालत भी इसी तरह ही है। अगर उन्हें भी एम्बुश किया जाए इसी तरह तो यकीनन फर्क यह है कि वो कोर्ट नहीं कह रहे, वो कोर्ट कह रहे हैं। अब फरूक नसीम इनफैक्ट आपने जिक्र किया, कभी वो शाहजेब खानजादा के शो पर भी थे और मतलब काफी डिप्लोमेटिक हुए थे। उनसे ये भी पूछा गया कि जी ये जो एक्सटेंशन और किस चीज़ के बारे में पूछेंगे, तो उनका कहना था कि जी मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो पहले तो नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर लोगों ने बहुत इसरार किया और ख़ासतौर पर फेडरल हुकूमत चाहती है कि उनको एक्सटेंशन मिले, तो ये भी तो इसीलिए उन्हें शटलकॉक बना दिया। हाँ अच्छा, इजलास के बाद जो टिकट्स चल रहे थे ना वो बड़े मज़े के थे, जो ज़राए करके फेंकते हैं ना वज़ीर आज़म हाउस वाले, कि इस समरी को बनाने के लिए मुल्क के नामवर कानूनदानों की खिदमात हासिल कर ली गई। मतलब इससे पहले जैसे जो समरी इलेक्ट्रीशियन बना रहे थे ना, लग तो यही नहीं सर, जितना स्पार्क हुआ है, जितना स्पार्क को भी पता है कि सर्किट कैसे बनाते हैं सर। आप प्लीज इलेक्ट्रिशियंस के बारे में ना कहा करें, और प्लम्बर इस तरह की नहीं, मतलब कोई ऐसी इंजीनियर को ही बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो अब वो नामवर जो है वो कानूनदान, अब देखें वो जो करते हैं और उसका क्या हशर होता है समरी का। तो आज जब समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने एक चीज़ क्लैरिफाई की कि जनाब ये मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है कि हमने इस मामले को सो मोटो में कन्वर्ट किया है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। हम रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त पर ही समाअत कर रहे हैं। और उन्होंने समाअत के आगाज़ में पूछ लिया कि जनाब क्या गुमशुदा दरख्वास्त गुजार का इल्म हुआ? तो इस पर मौजूद रियाज हनीफ राही जो है वो रोस्टम पर आ गए। उनके रोस्टम पर आने के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि रियाज साहब आप कहाँ रह गए थे, कल आप तशरीफ़ नहीं लाए? उन्होंने कहा, चीफ ने कहा हमने आपकी दरख्वास्त बहरहाल ज़िंदा रखी, जिस पर रियाज राही ने कहा कि हालात मुख्तलिफ पैदा हो गए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हम उन्हीं हालात में आगे बढ़ रहे हैं, आप तशरीफ़ रखिए।
अच्छा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा उन्होंने कि जनाब ये बात तय है कि कल जिन खामियों की निशानदेही की गई थी उनको तस्लीम किया गया, खामियां तस्लीम करने के बाद उनकी तस्दीक की गई थी। उस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि उन्हें खामियों के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, यानी वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। हम मिस्टेक मान ही नहीं रहे तो लर्न कैसे करेंगे सर? वो एक पंजाबियों में कहते हैं हारांगा जदों जदों मन्नांगा, तो वही बात है कि बता हारेंगे तो। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि अगर खामियां तस्लीम नहीं की गई तो फिर तस्दीक क्यों की गई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं इसकी वजाहत करता हूँ, तौसी के हवाले से कानून ना होने का तासुर गलत है। ये तासुर भी गलत है कि काबीना के सिर्फ 11 अरकान ने हाँ में जवाब दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर बाकी अरकान ने हाँ में जवाब दिया था तो कितने वक्त में दिया। ये बता दें, कल जो आपने दस्तावेज़ दी थी उसमें तो 11 अरकान ने हाँ लिखा हुआ था, नई दस्तावेज़ आपके पास है तो दिखा दें। अब ये इसी बात पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की 2 समरीज जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। अभी नई समरी बनाई गई है। आज जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 243 के मुताबिक सदर ममलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, और उसी आर्टिकल 243 के तहत ही सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अफवाज के सरबराह को तैनात करते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जो बेंच के सीनियर रुकन हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 तो मरात और दीगर मामला से मुताल्लिक़ है, कहाँ तैनाती की मुद्दत की बात की गई है। आर्मी चीफ़ कितने अरसे के लिए तैनात होते हैं? कि आर्मी चीफ़ हाजिर सर्विस अफसर बन सकता है या रिटायर्ड जनरल भी? इस मामले में कवायद को देखना होगा। जस्टिस मंसूर की बात पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे पास तरमीमी मुसवदा अभी आया है जिस पर जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने रिमार्क्स दिए, वो हमारे पास तो अभी तक नहीं आया। यानी कि जिस तरह की जल्दी है, ज़ाहिर है उसकी कॉपी आपको कोर्ट को भी देनी होती है। साथ ही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि आईन और कानून की किस शक के तहत कवायद तब्दील किए गए हैं। आर्टिकल 255 तो उन लोगों के लिए जो सर्विस से निकाले जा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। आपको याद होगा कि कल आर्टिकल 255 में जो तरमीम की गई थी उस पर भी मसला हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत का मामला इंतहाई अहम है, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये सवाल आज तक नहीं उठा है, अगर अब उठ गया है तो उसे हम देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माजी में 5 या 6 जनरल्स खुद को तौसी देते रहे हैं, मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल पैदा ना हो, इसलिए इस मामले को तसल्ली से देखते हैं क्योंकि ये मामला वाज़ेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि इंतहाई आम मामला है मगर इसमें आइन खामोश है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुद्दत तैनाती नोटिफिकेशन में लिखी जाती है जो कि वज़ीर आज़म और सदर का सवाब मुझे एक चीज़ याद आ रही है। इसी तरह का तकरीबन इससे मिलता जुलता मामला कई साल पहले कोर्ट में उठा था कि जो मुल्क की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किस कानून के तहत या चार्टर के तहत काम कर रही है। तो उसमें भी उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसका फैसला हुआ क्या था, कुछ याद है तुम्हें? नहीं, वो केस वही, ये वो चीजें हैं मेरा ख्याल है जो अब तक अनरिटन एंड अनएग्जामिन्ड ही वेग है, क्योंकि वेग इस वजह से तो ये किसी भी वक्त उठ सकती है, किसी भी वक्त उठ सकती है। और अगेन राही साहब थैंक यू राही साहब, राइट, आई मीन उनकी वजह से ही सब कुछ उठा है ना यार। तो क्या एक मिनिमम आउटकम और मैक्सिमम आउटकम्स पे मेरे ख्याल हमें बात करनी चाहिए कि हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एक मिनिमम आउटकम शायद इसका ये बने कि ये चीज कि जैसे वकील कहते हैं ना यार, कम से कम लॉ तो क्लियर हो गया। हाँ, तो हो सकता है कि कल कुब्बे ते लात पे कुब निकल गया, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कि एटलीस्ट एक चीज तो पता लग जाएगी कि यार प्रोसीजर है क्या, और आइंदा अगर ये करना है तो कैसे, और कल जो भी फैसला होगा उसमें मेरा ख्याल है ये गाइडलाइंस ये तो होंगी। और क्या होगा ये सवाल है ना बॉस, टेन्योर शायद लिमिट किया या जाए या डिटरमाइन किया जाए और किन हालात में तौसी हो सकती है वो भी वाज़ेह शायद करे। बिल्कुल रीजनल, अगर ना वो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन तो बहुत ही वेग है। और मैं अभी वो सुन रहा था जब एक किसी प्रोग्राम में गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सुना रहे थे, जब उन्होंने जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी तो उसके जो स्पेसिफिक वो थे वो ऑपरेशंस और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, और वो काफ़ी मतलब स्पेसिफिक थे, मवाद भरा हुआ था। और उसमें एक जुमला मुझे याद है, गिलानी साहब ने कहा था कि हम अपने रूल्स में
फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हुए एक्सटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि ये फैसला आ गया था कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, तोसी नहीं होगी। तो वही रूल हर इदारे पे ज़ाहिर अप्लाई होना था। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जनरल कियानी को एक्सटेंशन देते हुए अपने खिताब में वाजे किया कि हम इसमें रिलैक्सेशन देते हुए जताया उन्होंने बाकायदा, तभी उन्होंने किया था, कोई ब्लैंकेट नहीं था। सही। अच्छा, दूसरा ये भी है कि क्योंकि जनरल बाजवा साहब कल रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिटायर उस वक्त तक नहीं होते जब तक चेंज ऑफ कमांड ना हो। तो मेरे ख्याल में इस बारे में भी डिटर्मिन होगा। लेकिन जब कोर्ट डिटर्मिन करेगी तो खाली डिटर्मिनेशन से ये होगा कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कल को कोई भी आ सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसके साथ कंडीशंस जो हैं वो लगाई जाए। बाकी पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस आज जो चीफ साहब ने कहा है कि आप कम से कम, अब वो जाहिर है उन्होंने देखा है कि प्रोसीजरल ही चीज़ें ठीक नहीं हो कर पा रही हुकूमत, तो उन्होंने कहा प्रोसीजरल ही कम से कम ठीक कर दे तो हम कोई फैसला दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में कंडीशनैलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट शायद जो उसका जो प्रोलॉन्ग फैसला आता है, कल तो शायद शॉर्ट ऑर्डर आएगा, उसके बाद जो रिटन ऑर्डर आता है इनका बड़ा सारे पैरामीटर्स होंगे, उसमें पैरामीटर्स देंगे कि जनाब ये हालात हैं जिसमें आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। वरना अगेन वही बात होगी कि एक दफ़ा अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल को कोई और आर्मी चीफ भी अदालत से रुजू, मुझे लग रहा है कि वो मैक्सिमम शायद सीलिंग भी लगाएं कि इतनी एक्सटेंशन वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो हो सकता है कि वो 3 साल के बजाय यही एक्सटेंशन का टेन्योर 1 साल या 2 साल करके जनाब, और फिर ये भी कि इंडेफिनिटली आप एक्सटेंशंस दे सकते हैं या एक एक्सटेंशन बहुत है या 2 एक्सटेंशंस, एग्जैक्टली वन ऑफ या 2 ऑफ या कैसे जितना भी है। तो जनाब ये मामला कल भी चलेगा, तो कल दोबारा इस बारे में बात करेंगे कुछ और, लेकिन प्रोग्राम अभी जारी है। प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक। और अब एक और केस का तस्करा जो पिछले 6 साल से जी का जंजाल बना हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है उसने विफाकी वजारत दाखिला की दरख्वास्त पे साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत को 28 नवंबर को फ़ैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि खुसूसी अदालत इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए परवेज़ मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सफदर सलेमान का मौक़िफ़ भी सुने। हाई कोर्ट ने हुकूमत को 5 दिसंबर तक प्रोसिक्यूटर तैनात करने का भी हुक्म दिया है। खुसूसी अदालत ने कहा कि वो जल्द अज जल्द खुसूसी अदालत से कहा गया कि वो जल्द अज जल्द इस मामले की समाअत मुकम्मल करे। हुकूमत ने 24 अक्टूबर को इस्तग़ासे की टीम तहरीर करने के बाद कोई नई टीम मुकर्रर नहीं की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि साबिक़ सदर मुशर्रफ शदीद अलारत के सबब ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं है कि स्काइप पे भी बयान रिकॉर्ड करवा सकें। उन्होंने अदालत को बताया कि परवेज़ मुशर्रफ सेहतमंद होकर ही इस मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इलियास भट्टी ने अदालत को बताया कि हुकूमत चाहती है कि उसे नई प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। हुकूमत चाहती है कि गलती सुधारी जाए ताकि कल अदलिया के लिए शर्मिंदगी का सबब ना हो। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल अदालत के लिए नहीं विफाकी हुकूमत के लिए बायस शर्मिंदगी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसे शख्स का केस है जिसने अदलिया पे वार किया और जो इश्तिहारी भी है, मगर हमें बहरहाल फेयर ट्रायल के तकाजे तो पूरे करने ही हैं। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार जो सिचुएशन है जो केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि खुला तजाद एक दूसरे के एक नोट दूसरे से नहीं मिल रहा, इस केस में भी आज सामने आया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि खुसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। सेक्रेटरी कानून रिकॉर्ड लेके आए और उन्होंने अदालत के सामने पेश करते हुए कहा कि जी खुसूसी अदालत की तश्कील कानून के मुताबिक हुई है।
यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक नहीं हुई, अदालत के सेक्रेटरी कानून कह रहे हैं नहीं जी कानून के मुताबिक हुई है। बेहतरीन तो है ना, शर्मिंदगी तो फिर कहीं और ही है ना सर। अब मैं एक और सवाल आप लोगों के सामने, आप जय्यद लोग रखना चाहता हूँ। इमरान खान जो है वो ये कहते हैं मुस्तकिल 1.5 साल से, बल्कि उससे ही पहले से, कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, मर जाऊंगा NRO नहीं दूंगा। मगर NRO के जो मोजिद हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके खिलाफ खुसूसी अदालत का जो संगीन गद्दारी केस है उसका फैसला रुकवाने के लिए इतनी एक्टिवली क्यों कूद पड़े हैं? मेरे ख्याल में वो अननेसेसरी हैसल नहीं चाहते, जो कि मैं एक दलील दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसे आप इसे NRO से जोड़ कर देखें। नहीं देखें, NRO बात ये है कि देखिए डिले तो हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली तो फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि आप सलमान सफदर को सुन लीजिए, हाँ, और उन्होंने ये कहा कि ये जो तासुर है कि जल्दबाजी का इंसाफ जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। वाज़े रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैसला तो एक दिन सुनाया जाएगा। नहीं, एक दिन, लेकिन इसी मुल्क में 35 साल भी लगे हैं फैसलों। सर लगे हैं, मैं कब कह रहा हूँ, तो जहाँ 6 साल बर्दाश्त किया, आप 6 महीने ਤੇ ਜਦੋਂ सेहतियाब होंगे फिर बयान देंगे, उसके बाद ही फैसला होएगा, है ना। अच्छा, अब मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे। पनामा केस था, उसमें जो कतरी प्रिंस का आपको खत जो है वो याद है, मशहूर ज़माना कतरी प्रिंस खुद नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे। फिर GIT ने फैसला किया कि अच्छा ठीक है सर, हम खुद आ जाते हैं कतर और आपका स्टेटमेंट ले लेते हैं। अब वो स्टेटमेंट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अगर बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें और उनकी जान को ख़तरा है, तो क्या अदालत अपने सवाबदीद पे कोई टीम उनका बयान लेने दुबई भेज सकती है? लेकिन इसमें एक और मसला है ना वो सर, कि अगर वो स्काइप पर नहीं आ सकते, हाँ, तो वो किसको बयान देंगे? लेकिन ये तो खैर गुज़िश्ता कुछ माह से ये सिचुएशन हुई है ना, उससे पहले जो हुआ कि उनका पासपोर्ट भी जब्त हो गया, CNIC भी कैंसिल हो गया, फिर अदालत ने कहा अच्छा चले अब वो स्टेटलेस हैं। हाँ, क्या स्टेटलेस हैं? नहीं, अब वो फिर उसके बाद उन्होंने उसके इस यकीन दहानी पे वकील साहब की कि जनाब वो बयान एक दिन तो देंगे, तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, हम ये करते हैं कि हम बहाल कर देते हैं उसको, तो लिहाजा बयान दे दें। उसके बाद से फिर वो स्काइप से भी बिदक गए, और फिर अब तो खैर तबीयत भी उनकी ख़राब हो गई। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से जाएगा कौन, और जाके तो दिखाए कोई नहीं, ये एक अलग बात है। हाँ। लेकिन मसला ये कि अदालत तो ये टेक्निकली तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली मसले ही मसले हैं। और अब मेरा ख्याल है जो उनकी सेहत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि मैं अब शायद मुमकिन मतलब नहीं कि शायद इस केस का कभी फैसला, लेकिन मुझे याद आ रहा है जनरल पिनोशे आएगा, जनरल ऑगस्टिनो पिनोशे। सर आप छोड़ दें बड़ी बड़ी बातें, इस तरह तो मतलब वो हजार नाम है, उनकी बीमारी के बावजूद मुकदमा तो चला था, तुर्की में भी, लेकिन वो 84 साल के जो है वहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। और इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और मैं तो तंग आ गया हूँ ये एक्सटेंशन और अदालत और समरी और नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट से। तो आपको अब मैं एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनाने वाला हूँ, और वो है विली मर्फी। एक साहिबा है, नानी अम्मा है, 82 ईयर्स ओल्ड। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। और हुआ क्या कि ये है विली मर्फी, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कि इनके घर पर एक नौजवान जो काफ़ी फिट था, उसने जाके मारने की कोशिश की। विली अकेली रहती हैं, तो उसने कहा कि कोई उम्र क्या है, 82 ईयर्स ओल्ड। तो उसने कहा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, आराम से पूरा घर लूट लूंगा। तो उसने गया और दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको ये नहीं पता था कि विली जो साहिबा हैं 10-12 साल पहले उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, नानी अम्मा ने। और नानी अम्मा ने इस डाकू के साथ क्या किया, आप नानी अम्मा से ही सुन लीजिए। And you want to know what happens? He picked the wrong house to break into. I took that table and I went to working on him, and guess what? The table broke. And it had metal legs, and I'm jugging him. And when he's down, I'm jumping on him.
And the telephone is still on for 911. I'm running in the kitchen. There's a bottle of baby shampoo on the table. I grabbed the shampoo, and guess what? He's still on the ground, in his face, all of it, the whole thing. And he's trying to get up, and he's pulling. And I got the broom, and he's pulling the broom, and I'm hitting him. I'm hitting him with the broom. ये तुम तो कह रहे थे कि तुम तंग आ गए, मैं तंग आ गया सिचुएशन से, इसलिए डिफरेंट टॉपिक पे बात करें यार। ये तो ऐसा नहीं है। देखो जिस तरह हुकूमत ने लिया को लाइटली लिया, उसी तरह इस बर्गर ने भी नानी अम्मा को लाइटली लिया। नतीजा आपके सामने ऐसा ही है। अच्छा, और भी इस तरह की बहुत मिसालें, आप अगली जो खबर है इसको भी शायद आप जोड़ सकें, अगर आप कोशिश करनी होगी। और ये है लॉरेंस जॉन रिपल साहब, कैंसस अमेरिका की एक रियासत है, 70 साल की उम्र थी, और ये गए एक बैंक में, ठीक है, और बैंक में वो जो बैंक पे जो टेलर होते हैं उनको एक चिट्ठी उसने दी कि मेरे पास बंदूक है और मुझे पैसे दो, ठीक है। वो पैसे दे दिए, उन्होंने बाहर गया तो गार्ड बैठा हुआ था, वो गार्ड के साथ बैठा हुआ, उसने कहा कि यार अब मुझे तू पुलिस को कॉल कर, मुझे गिरफ्तार होना है। पुलिस उसे ले गई, तो पुलिस ने कहा कि यार ये किस तरह की डकैती है बॉस, अमीन आप क्या करना चाह रहे हो। उसने कहा कि यार ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आया हूँ, ठीक है, हर रोज हमारे घर पे कोई ना कोई फड्डा होता है, कोई ना कोई लड़ाई होती है, तो आज मैंने उसे कहा कि मैंने कहा तुम्हारे से रहने से बेहतर है कि मैं गिरफ्तार ही हो जाऊं, तो मैं आया हूँ गिरफ्तार होने के लिए। और यार वहां की अदालतें इतनी जालिम हैं कि उसको 6 महीने की कैद, हाउस अरेस्ट, कि 6 महीने तक आप अपने घर से, यार तो नट सी भी ऐसे ना करे बंदे के साथ यार। हाँ, तो ये कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करने जाते हैं ना, डकैती की इतनी इबरतनाक सजा, इतनी इबरतनाक सजा 6 महीने की। और फिर अमीन ये जो सारी बातें हो रही है ना, या जैसे हम चले आपने छेड़ी थी बात समरी वमरी नोटिफिकेशन की, वो बात कर ही लेते हैं ना कि यार ये नहीं, यार ये क्लर्क ने की थी, अच्छा नहीं को करने का। कभी कभी जब आप काम आगे देते हैं ना, तो बंदे को चुन के देना होता है। जैसे अमीन अब ये चीन की स्टोरी है ना, हमारे जो भाई हैं, टान यू ही एक बिजनेसमैन था, उसका कोर्ट केस चल रहा था अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, उसको पता था कि यार ये लंबा नुकसान होने वाला है, मेरे खिलाफ रूलिंग आनी है, तो उसने कहा क्या करें। उसने एक कातिल को ढूंढा और उसको 2 मिलियन युआन, जो मेरा ख्याल है शायद कोई 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं बॉस, हाँ, उसने कहा कि यार ये तू 2.5 करोड़ रुपए पकड़, इस बंदे को मार उड़ा दे। उसने कहा यार ठीक ठाक नोट है। उसने क्या किया कि उसने एक और कातिल को पकड़ा, उसने कहा कि यार ये 1.5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना, तुम इस बंदे को मार दो। अच्छा, बिलीव इट और नॉट ना, उसने तीसरे कातिल को लिया, तीसरे कातिल ने चौथे कातिल को पकड़ा, और चौथे कातिल ने फाइनली एक बिल्कुल डिस्काउंट बजट वाला जो कातिल होता है ना, सस्ता कातिल, उसको पैसे दिए। और उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये कोई 10-12 लाख रुपए पर पहुंच गया था। उस बंदे ने सोचा यार 10-12 लाख रुपए में मैं कातिल बनूं, तो उसने जिस बंदे को कत्ल करना था उसको बुलाया, उसने कहा कि यार देख कि 12 लाख है मेरे पास, 6 तू रख, 6 मैं रखता हूँ, तू एक्टिंग कर ले 2-3 दिन के लिए कि तू मर गया है, ठीक है। और इवेंचुअली फिर 5 के 5 और वो जो यान टू ही साहब थे वो सब जेल में। तो ये होता है। एनीवे, इसकी कोई मतलब ज्यादा डीपर मीनिंग नहीं है, इस पे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा कैसे क्लोज द शो ऑन अ फनी नोट, नॉन पॉलिटिकल, मतलब मजाक तो रोजाना हो रहा होता है। हमने कहा कि ये भी हमने शो स्टार्ट भी तो फनी नोट से ही किया, तो बस फिर वो मतलब आप समझे ना कि वो क्रेसेंडो हो गया, पूरे सर्कल बन गई है। यही था यार, कहने की क्या जरूरत है। खुदा हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।